Hello, welcome back to our channel Doubt Expert. एसएससी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और ये उसका फोर्थ पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया था। पता होना चाहिए आप सभी को कि ये जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी हमारी लास्ट वीडियो में भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2024 के, उसमें भी ये क्वेश्चन आर्टिकल 77 के बारे में पूछा गया था। अब आ रहा है आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। तो कौन सा कार्यालय है वो? अटॉर्नरी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग होता है जिसकी असिस्टेंट की पोस्ट आप एसएससी के थ्रू ले सकते हैं, आपको पता है। एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके थ्रू आपको कैग में जाने का भी चांस मिल सकता है अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है तो आर्टिकल 148 में किसके किसके लिए है? ये कैग के लिए ही है। इंडिपेंडेंट ऑफिस बताया गया है किसका? कैग का। याद रखना है। अनुच्छेद 148 हमारा कैग का है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आपको ये बताना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा गया था सीजीएल 2010 में और आई थिंक उसके एक दो बार फिर से रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए जी के गोखले, एम जी रनाडे, बीजी तिलक या फिर विपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर है जी के गोखले। जी के गोखले इज द फाउंडर ऑफ was the founder of द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कि इन्होंने ये जो सोसाइटी थी इसको कब स्टेब्लिश की थी? 1905 में। इनका इस सोसाइटी का एम क्या था? प्रमोटिंग एजुकेशन। क्या एम था इस सोसाइटी का? एजुकेशन को प्रमोट करना, कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेके आना, समाज में कुछ परिवर्तन लेके आना, एंड द ट्रेनिंग ऑफ डेडिकेटेड पब्लिक वर्कर टू सर्व द नेशन। और जो डेडिकेटेड वर्कर थे उनको ट्रेन करना, है ना, जिससे कि वो क्या करें? नेशन को सर्व कर सकें। दिस वॉज द एम ऑफ कौन सी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ट्रेन डेडिकेटेड वर्कर टू सर्व द नेशन। ठीक है, हो सकता है आपसे इसका ईयर पूछ ले कि कौन से ईयर में की थी। तो 1905 में की थी। किसने की थी? जीके गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल? पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे आपसे सोरो ऑफ बिहार नहीं पूछा गया है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, सोरो ऑफ बिहार। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिवर, है ना, कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वो कौन सी नदी है? दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर। दामोदर रिवर जो है उसको क्या कहा जाता है? सोरो ऑफ बंगाल। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्टेड हैं, बहुत से प्रोजेक्ट चलाए गए थे। तो जिसलिए किस लिए? जिससे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट को जनरेट कर सके, इसलिए डैम कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन जब इसमें पानी बढ़ता है बहुत ज्यादा तो फिर ये क्या करती है? बाढ़ ले आती है, बाढ़ ले आती है, इसलिए इसको बंगाल का सोरो कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस रिवर पे, दामोदर रिवर पे कौन कौन से डैम्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से डैम्स कंस्ट्रक्टेड हैं तो कुछ इसके मेजर डैम्स है वो मैं आपको चलो बता देती हूँ। मैथन डैम एक है हमारा, मैथन डैम जो कहाँ है? झारखंड में है ना, झारखंड। दूसरा है हमारा पैंचेट पैंचेट डैम, ये भी झारखंड में है। ठीक है। और तीसरा है हमारा डैम, तिलाया डैम, ये भी कहाँ पे है? झारखंड में ही है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स इस रिवर पे बिल्ट है और इस रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोरो ऑफ बिहार, तो सभी को पता है सोरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर है? कोसी रिवर। कोसी रिवर को क्या कहा जाता है? सोरो ऑफ बिहार। क्योंकि जब कोसी रिवर में कह दो मॉनसून के टाइम या जब भी पानी बढ़ता है तो बिहार में क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाती है।
और बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, दैट्स वाई उसको कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट यूटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द हेमिस फेस्टिवल 2024? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया? देखो, एक तो वो इस टाइम न्यूज में होगा, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। समवेयर ये करंट का क्वेश्चन है कि हेमिस, बल्कि फिर भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज हेमिस फेस्टिवल तो आई थिंक हमेशा ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस टाइम ये न्यूज में होगा इसलिए पूछ लिया गया। तो कौन सा वो है, कौन सा स्टेट या फिर यूटी है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली क्या है, एक तिब्बतियन बुद्धिज्म, मतलब ये जो सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ये तिब्बतियन बुद्धिज्म को लिए सेलिब्रेट किया जाता है और एनुअली होता है लद्दाख में। लद्दाख में होता है 2024 में, ये जून 16 और 17 को सेलिब्रेट किया गया था। और मेनली ये मतलब किसकी याद में किया जाता है, एक पद्मा संभवा गुरु है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। ठीक है। हाँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी? हाल ही में समाचारों में रहा कुतुब शाही का शाही मकबरा परिसर किस शहर में स्थित है? आप देखो, इसमें लिखा हुआ है कि रिसेंटली इन न्यूज, यानी कि करंट का ही क्वेश्चन है। उस टाइम क्या होगा, इससे रिलेटेड न्यूज चल रही थी, एक्चुअली चल भी रही थी, क्योंकि 10 साल के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने मिलकर जो कुतुब शाही हेरिटेज पार्क था, हेरिटेज पार्क, उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था 10 साल के बाद। किस किसने मिलके? डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज, तेलंगाना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने मिलके। अब आपको यहीं से समझ में आ गया कि तेलंगाना गवर्नमेंट का है, तो ऑब्वियस सी बात है, चेन्नई नहीं होगा, लखनऊ भी नहीं होगा, भोपाल भी नहीं होगा, क्या होगा? हैदराबाद, है ना, हैदराबाद होगा। इसलिए ये कहाँ पे था? हैदराबाद में था। और इसी वजह से ये न्यूज में आया, क्योंकि ये 10 साल बाद खोला गया था। अच्छा, अगर हम देखें तो ये किसने बनाया था? कुतुब शाही जो टॉम था, ये किसने बनाया था? कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। किसने बनाया था? अगर बिल्ट हुआ था तो ये हुआ था कुतुब शाही डायनेस्टी ने ही बिल्ट बिल्ट किया था, इसको बनाया था। ठीक है। जिनका रूल अराउंड 1518 से लेके 1687 एडी तक था, तो उसी टाइम पर इसको बनाया गया होगा। कॉम्प्लेक्स कहाँ लोकेटेड है? इब्राहिम बाग हैदराबाद में। इब्राहिम बाग हैदराबाद में लोकेटेड है। इसमें 30 टॉम्ब है, मॉस्क्यू है एंड मोर्टियर बाथ है। मेनली किनके लिए था? कुतुब शाही रूलर्स के लिए था। 30 टॉम्ब है इसके अंदर, एक मॉस्क्यू है और एक मोर्टियरी बात है, और मेनली ये कुतुब शाही रूलर्स जो थे उस टाइम पे, उनके लिए बनाया गया था, और कुतुब शाही डायनेस्टी ने ही इसको बनाया था। आपको पता है ये हमारी इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज का पार्ट फोर्थ है ना, पार्ट फोर्थ है। आपने 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर के। आप उसको देख लें, एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शो योर लव, बिकॉज अभी तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन 1 सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, या फिर ऑप्शन डी पार्लियामेंट। इन्होंने सीधा सा पूछा है कि सिटीजनशिप की जो पावर है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती है ना, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होती है, किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। जो आर्टिकल 11 है ना सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसमें क्लियर ही बताया गया है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? नथिंग इन द foregoing provision of this part shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship,
है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सिटीजनशिप की सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के। अगर हम देखें आर्टिकल 5 और 10, उसमें भी पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो ये पावर ना सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना प्रेसिडेंट के, ना गवर्नर के, ना पार्लियामेंट के। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमारी ये जो सीरीज चली आ रही है इसमें हम देख रहे हैं कि पॉलिटी से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड मोस्टली क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली हमारे आर्टिकल से रिलेटेड है, कुछ डायरेक्टली पावर से रिलेटेड है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मोटिव ही यही होता है कि हमारे पेपर को समझना कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंक अच्छी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया हॉस्टेड द एशियन एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की गई थी। सबसे पहले जो इंडिया में एशियन गेम्स हुए थे वो 1951 में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे। न्यू दिल्ली में हुए थे, फर्स्ट एडिशन था 1951 में, अराउंड 11 मार्च 1951 में हुआ था। और 11 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 57 इवेंट्स हुए थे। और किस टोटल कितने स्पोर्ट्स में हुए थे, 6 स्पोर्ट्स में। तो ध्यान रखेंगे, देखो ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर ऑप्शन पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। इस टाइम इंडिया हमारा फर्स्ट इसको स्टार्ट करने वाला, फर्स्ट होस्ट करने वाला कंट्री था। ठीक है, इंडिया ने फर्स्ट पहली बार होस्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट। वैसे तो आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, बट तो सभी को पता होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। बता दूं, PIL, जोनी LLB 2, सब LLB सभी ने देखी होगी, पूरी मूवी उसमें क्या है, PIL के ऊपर ही है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है ना, कहाँ से ली गई है। अब आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ पार्ट्स कहीं ना कहीं से लिए ही गए हैं, है ना, बोरो किए गए हैं। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि PIL मतलब ओरिजिनल में कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, इंडिया ने तो वहां से बोरो कर लिया है। तो कहाँ से लिया है ये पार्ट, यूनाइटेड स्टेट, USA से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू, भारतीय मानक समय किससे संबंधित है। इसमें तो कुछ भी समझने का नहीं है, सभी को पता है। क्या ऑप्शन फर्स्ट है 75.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 80 या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर 90.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इसका राइट आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको सब याद रखेंगे। और ये हमारा कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, रिलेट्स द टाइम थ्रू आउट इंडिया एंड श्रीलंका। IST जो है वो कहाँ पे रिलेट करती है, इंडिया एंड श्रीलंका के टाइम को रिलेट करती है। ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री ईस्ट, उसके बेसिस पे हमारा क्या होता है, ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये इंडिया में कहाँ से पास होती है, तो ये इंडिया में मिर्जापुर मिर्जापुर एक जगह है, कहाँ पे, यूपी में, वहां से ये निकलती है। और एक इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है, एक्चुअली ये 6 स्टेट से पास होती है ना, 6 स्टेट से पास होती है। तो उन स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर वर द बादामी और वटापी चालुक्याज ओरिजिनली सब्जेक्ट ऑफ। बादामी या बातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे, कौन सी शक्ति के अधीन थे। तो ये जो लोग थे बादामी और वाटापी चालुक्य, ये एक कदंबा डायनेस्टी होती थी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। हिस्ट्री में बहुत अंदर अंदर के क्वेश्चन पूछ ले रहा है SSC, आपने नोटिस किया होगा कि डायरेक्ट जो स्टैटिक GK है उसमें वो बहुत डीप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। बट तैयारी तो करनी है, इसी में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको याद मतलब हेल्प करते हैं कि आप वैसे पढ़े ना पढ़े कदम्बा डायनेस्टी को, लेकिन आपने क्वेश्चन सामने आया तो आप जरूर पढ़ेंगे। और ये बता दूं कि ये SSC CHSL 2024 में ही पूछा गया है, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये।
तो कौन सी डायनेस्टी के अधीन थे ये? कदम्बा डायनेस्टी थी, वहां पे उसके अधीन थे। इसके बाद उन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया था, एक पावरफुल एम्पायर। बट उससे पहले, बिफोर बिल्डिंग देयर पावरफुल एम्पायर, है ना, अपना एम्पायर बनाने से पहले ये लोग जो है कहाँ पे अधीन थे? इस वाली डायनेस्टी के अधीन थे। कौन सी? कदम्बा डायनेस्टी। ठीक है, ओके। अगर हम आज की बात करें ना, अगर प्रेजेंट डे में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इससे आपको याद रह जाता है। तो ये जो कदम्बा थे, इन्होंने कर्नाटक, जो आजकल कर्नाटक है, वहां उस जगह उसके आसपास में रूल किया था। जो दक्कन का रीजन है ना, वहां पे इनका रूलर था। और पुलकेशन वन और जो पुलकेशन टू थे, ये इनके इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट पावर थी इनकी। कहाँ पे? वो दक्कन में, उन्हीं की ही लीडरशिप में इन्होंने दक्कन में क्या किया था? अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश? निम्नलिखित में से बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है डंडिन, हरिसेना, शमेंद्र या भावाभूति। तो इसका राइट आंसर है, देखो इसमें डायरेक्ट ही है, आपको याद ही रखना है, शमेंद्र वॉज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। ये एक कश्मीरी संस्कृत पोएट थे। ठीक है, कौन थे ये? कश्मीरी संस्कृत पोएट थे, और इन्होंने ही इस बुक को लिखा था, बृहत कथा कोश को। ये एक क्या था? ये एक कलेक्शन था स्टोरीज का, एंशियंट लॉस्ट एपिक, बहुत ही पुराना है ये। और ये कलेक्शन था स्टोरीज का। तो आपको ध्यान रखना है, देखो हिस्ट्री में बहुत मतलब डीप के क्वेश्चंस और पूछे जा रहे हैं, और जिनका डायरेक्ट ही आंसर है। आप इसमें गैस नहीं कर सकते कि आप गैस कर दें कि डंडिन लगा दें या ये लगा दें, नो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो मैंने पुरानी अपनी 3 वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसमें जो है उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी? जो वर्धन डायनेस्टी है, उनके फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? दिस इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हाँ, हमारी सीरीज पूरी बाइलिंगुअल ही चली है। तो इसमें भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट है ये बिल्कुल। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते कि इसके फाउंडर ये थे या वो थे, इसमें हम तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो जो वर्धन डायनेस्टी थी, उनके संस्थापक थे पुष्यभूति, पुलकेशिन सेकंड, अशोका या श्रीगुप्ता। अगर आपको सबका पता है कि किसने कौन कौन सी वो उसको किया है, डायनेस्टी की स्थापना की है, जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में एक अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आया था कि अशोका कौन सी के हैं? मौर्य डायनेस्टी के हैं, है ना। मेरे ख्याल से 2024 में अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस अभी जो पढ़ी है, पार्ट थर्ड आई थिंक देखा होगा, पार्ट थर्ड में ही, हाँ, मैंने बताया है कि उसमें ये पूछा गया था कि अशोका ने कौन से मॉन्क को की वजह से बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। क्योंकि अशोका ने बहुत युद्ध लड़े हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसा मार्केट वाला जीवन लगा बिताया, फिर उन्होंने सडनली बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। तो उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन आया था आई थिंक 2023 या 24 के एसएससी सीजीएल में, कि ऐसे कौन से मॉन्क थे जिनसे इंस्पायर होके उन्होंने क्या कर लिया था, अशोका ने एक मॉन्क बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। तो उसी के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको याद दिलवाया था कि मौर्य अशोका ने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था? मौर्य डायनेस्टी के थे। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, कट जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही हमें फायदा मिल जाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का जिक्र आ जाता है, जो हमें आंसर को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। तो कौन थे इसके फाउंडर? थे पुष्यभूति। अब आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम फिल्टर कर सकते हैं कि भैया पुष्यभूति तो वर्धन डायनेस्टी के हो गए, अशोक मौर्य डायनेस्टी के हो गए, तो हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। और ये जो मेथड होता है, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। यही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। यूपीएससी के लिए तो आप समझ लीजिए ये रामबाण है, और वहीं एसएससी के लिए भी एलिमिनेशन मेथड रामबाण है। इसके मेथड से आप एलिमिनेट करते जाएंगे, एंड फाइनली जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो फाउंडर कौन थे वर्धन डायनेस्टी के? पुष्यभूति। पुष्यभूति थे। क्लियर? इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं, है ना। ये जो वर्धन डायनेस्टी है ना, इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। कभी आपसे कहीं पूछ ले तो पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी ये फेमस है। ठीक। इनका टाइम पीरियड था 7th सेंचुरी, ऑल्सो नॉन एज वर्धन डायनेस्टी, है ना। 7th सेंचुरी सीई में था।
ठीक। इसके इसके जो वो थे, क्या बोलते हैं, फाउंडर थे, वो पुष्यभूति हो गए। और ये जो पुष्यभूति थे, ये कह सकते हैं ग्रैंडफादर या फिर एंसेंटर, या फिर मतलब एंसेस्टर थे किसके, हर्षा के। जो हर्षा बहुत फेमस राजा हुए हैं, हर्षवर्धन, उन्हीं के एंसेस्टर थे ये पुष्यभूति। तो इन्होंने बाद में जाके पुष्यभूति डायनेस्टी को क्या किया था, फाउंड किया था, और उसको वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। ओके, इस वाली वीडियो में इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यस, डेफिनेटली इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है, 100% की बात है। आपको अगर इसके आपके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू।